नमस्कार, मैं हूं शुभम उपाध्याय और आप देख रहे हैं द नैरेटिव का खास वीकली एनालिटिकल शो नक्सल नामा। इस खास साप्ताहिक शो में हम आपके सामने लाते हैं माओवादियों की पूरे सप्ताह भर की गतिविधियां। इसके अलावा माओवादियों के शहरी सहयोगी जिन्हें हम अर्बन नक्सल कहते हैं, उनके तमाम एक्टिविटीज़, उनसे जुड़े तमाम केस। इसके अलावा सुरक्षा बलों ने माओवादियों को ठिकाने लगाने के लिए, उनके उन्मूलन के लिए किन किन नए अभियान को अंजाम दिया, कौन कौन सी नई गतिविधियां हुई, सुरक्षा बलों ने कहां पर माओवादी स्मारक ध्वस्त किया, कहां पर माओवादियों के छिपे हुए हथियार बरामद हुए और कहां माओवादियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ हुई। इन सभी गतिविधियों, इन सभी रिपोर्ट्स का हम एनालिसिस करते हैं, इनके बारे में इस खास वीकली शो में हम बात करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह नक्सलनामा। सबसे पहले हम बात करते हैं माओवादियों के सबसे बड़े गढ़ छत्तीसगढ़ की। छत्तीसगढ़ में पुलिस प्रशासन, राज्य का शासन और भूपेश बघेल की सरकार पूरी तरह से माओवादियों को रोकने में विफल साबित हुई है। भूपेश बघेल की सरकार में आने के बाद कई तरह के दावे किए थे, माओवादियों को खत्म करने की बात कही थी, लेकिन आज 3 वर्ष बीत जाने के बाद भी माओवाद उन्मूलन तो छोड़िए, जबकि माओवादियों की गतिविधियां बढ़ी हुई और उनकी सक्रियता तेजी से बढ़ती हुई नजर आ रही है। इसी क्रम में माओवादियों ने सुकमा जिले में एक वनवासी ग्रामीण की हत्या कर दी। माओवादियों ने उस वनवासी ग्रामीण को पुलिस मुखबिर बताया है और उसकी पत्नी के सामने उसकी हत्या कर दी। पत्नी माओवादियों के सामने गिड़गिड़ाती रही, लेकिन माओवादियों ने उसकी एक ना सुनी। पुलिस से जो जानकारी सामने आई है उसके हिसाब से माओवादी पहले ग्रामीण के घर में गए, उन्होंने उस वनवासी ग्रामीण को उसके घर से 50 मीटर दूर तक घसीटा। उसके बाद उसकी पत्नी जब माओवादियों के पीछे पीछे गिड़गिड़ाते हुए गई, उनसे विनती करने लगी कि उसके पति को छोड़ दिया जाए, उस वनवासी ग्रामीण को छोड़ दिया जाए, लेकिन माओवादियों ने एक न सुनी और धारदार हथियार से वार कर उसकी हत्या कर दी। इस दौरान लगभग 1 दर्जन से अधिक माओवादी उस जगह पर उपस्थित थे। हत्या इतनी जघन्य थी और हत्या के बाद ग्रामीण इतने ज्यादा भयभीत थे कि पुलिस को भी इसकी सूचना 1 दिन के बाद मिली। पुलिस और प्रशासन ने जब ग्रामीणों को समझाया और ग्रामीणों को भरोसा दिलाया, उसके बाद ग्रामीण रिपोर्ट लिखाने को तैयार हुए, वरना स्थिति इतनी बुरी थी कि ग्रामीण डर के कारण रिपोर्ट भी नहीं लिखा रहे थे। माओवादियों की गतिविधियां लगातार छत्तीसगढ़ में बढ़ रही है। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में बात की थी कि ग्रामीण क्षेत्रों से निकलकर माओवादी अब शहरी क्षेत्रों की ओर आ रहे हैं। यही हाल छत्तीसगढ़ में देखने को मिल रहा है। छत्तीसगढ़ में राजधानी से सटे गरियाबंद क्षेत्र में माओवादियों की उपस्थिति काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। माओवादियों ने हाल ही में गरियाबंद क्षेत्र में सड़क निर्माण में लगे 3 वाहनों को आग लगा दिया है। इसके अलावा मजदूरों के साथ भी मारपीट की है और उन्हें चेतावनी दी है कि यदि वो दोबारा काम पर लगे या दोबारा उन्होंने निर्माण कार्य में साथ दिया तो उनकी हत्या कर दी जाएगी। इन सब के अलावा राजनांदगांव जिले में भी माओवादियों की गतिविधियां देखने को मिल रही हैं। हालांकि यहाँ पर सुरक्षा बलों को सफलता हाथ लगी है और केंद्रीय सुरक्षा बलों ने माओवादियों के द्वारा डंप किए गए हथियारों को, उनके द्वारा जो सामान छिपा कर रखे गए थे, उसे बरामद कर लिया है। इन सामानों को जानकारी के अनुसार सुरक्षा बलों को निशाना बनाने के लिए माओवादियों ने छिपा कर रखा था, जिसे सुरक्षा बलों ने ढूंढ निकाला। इन सब के अलावा राजनांदगांव में ही आईटीबीपी के जवानों ने एक माओवादी स्मारक को भी ध्वस्त किया है। आईटीबीपी के जवान सर्च अभियान के लिए निकले थे। इसी दौरान उन्हें अंदरूनी जंगल में एक माओवादी स्मारक दिखाई दिया, जिसके बाद उस माओवादी स्मारक को सुरक्षा बलों ने पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। दंतेवाड़ा में भी एक बड़ी माओवादी गतिविधि देखने को मिली है। माओवादियों ने दंतेवाड़ा के स्थानीय नेताओं और सुरक्षा बल के परिवारजनों को जान से मारने की धमकी दी है। माओवादियों ने पर्चे फेंककर कहा है कि इन लोगों को जन अदालत लगाकर मौत की सजा दी जाएगी। इसके अलावा दंतेवाड़ा में माओवादियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ की खबर भी सामने आई है, जिसमें 2 महिला माओवादी मारे गए हैं। इन 2 महिला माओवादियों के मारे जाने के बाद जिला के पुलिस अधीक्षक ने इस पूरे मुठभेड़ की पुष्टि की है। साथ ही जिला एसपी ने कहा है कि और भी अधिक माओवादी मारे गए हैं। हालांकि लाश सिर्फ 2 माओवादियों की प्राप्त हुई है।
इनके अलावा बलरामपुर जो छत्तीसगढ़ का उत्तरी हिस्सा है, वहाँ पर माओवादियों की गतिविधियाँ एक बार फिर दिखने को मिली है। हालांकि कुछ समय से यह क्षेत्र नक्सल गतिविधियों से दूर था, लेकिन एक बार फिर माओवादियों ने वहाँ पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। सुरक्षा बलों ने माओवादियों द्वारा छिपाकर रखे गए 7 आईईडी विस्फोटक बम बरामद किए हैं। इसके अलावा सुकमा में माओवादी आतंकी संगठन को एक झटका लगा है। 9 माओवादियों ने वहां पर सरेंडर किया है, जिसमें से 2 बड़ी महिला कमांडर है। जिन 2 महिला कमांडरों ने सरेंडर किया है, उनमें से एक महिला कमांडर माओवादी आतंकी संगठन में मेडिकल टीम का हिस्सा थी। मेडिकल टीम की वो कमान संभाल रही थी और माओवादियों का उपचार करती थी। सभी माओवादियों ने सरेंडर करने के बाद कहा कि वो माओवाद की खोखली विचारधारा से तंग आ चुके थे और मुख्य धारा से जुड़ना चाहते हैं। दंतेवाड़ा में पुलिस प्रशासन के द्वारा चलाए जा रहे लोन वर्राटू अर्थात घर वापसी अभियान से प्रभावित होकर इन सभी माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया है। इन सब के अलावा कोंडागांव में भी माओवादियों की गतिविधियां दिखाई दी है। कोंडागांव में सड़क को गड्ढा कर 9 फीट नीचे माओवादियों ने विस्फोटक बम दबाकर रखा हुआ था। वो सुरक्षा बलों के काफिले को निशाना बनाना चाहते थे। हालांकि सुरक्षा बलों ने सतर्कता बरती और इस बम को खोज निकालकर उसे तत्काल निष्क्रिय कर दिया है। छत्तीसगढ़ में लगातार माओवादी गतिविधियां नहीं रुक रही है। बीते वर्ष जैसे हमने देखा था कि छत्तीसगढ़ में माओवादियों ने विशाल एक सम्मेलन आयोजित किया था, उसके बाद बड़े माओवादियों की बैठक हुई थी छत्तीसगढ़ में। इन सभी गतिविधियों को छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार रोकने में असफल साबित हो रही है। सरकार कई तरह के दावे करती है, लेकिन बावजूद इसके सरकार माओवादियों को नहीं रोक पा रही है। पुलिस प्रशासन को इनपुट्स भी मिल रहे हैं माओवादियों की उपस्थिति के बावजूद इसके कोई बड़ी छापेमारी नहीं हो रही है, बड़े माओवादियों का एनकाउंटर नहीं हो रहा है और बड़े माओवादियों की गिरफ्तारी भी नहीं हो पा रही है। छोटे मिलिशिया सदस्य और छोटे फुट जो माओवादियों के लोअर कैडर हैं, उनकी गिरफ्तारी कर अपनी छाती चौड़ी करने का काम छत्तीसगढ़ की सरकार कर रही है। इन सब के अलावा बिहार में भी माओवादियों की गतिविधियां अब तेजी से बढ़ने लगी हैं। बीते 1 दशक से जो बिहार राज्य माओवादी आतंक के साए से दूर था, एक बार फिर वहां माओवादियों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। बीते माह जिस तरह से 14 नवंबर को गया के क्षेत्र में माओवादियों ने 4 लोगों की हत्या कर दी थी। 2 उसमें दंपति थे जिनकी माओवादियों ने हत्या कर दी थी, उन्हें फांसी लगा दिया था और उनके घर को विस्फोट कर उड़ा दिया था। इस घटना के बाद से पूरे गया के क्षेत्र में भय का माहौल है। गया का जो बाग बोरवा गांव है, वहाँ के स्थानीय ग्रामीण अपना गांव छोड़कर जा रहे हैं। पशु जो मवेशी हैं, उनके खाने के लिए कुछ भी नहीं हो रहा है, वो मारे जा रहे हैं और स्थानीय ग्रामीण इतने भयभीत हैं कि वो गांव से निकलकर दूर अपने रिश्तेदारों के घर रह रहे हैं। इसके अलावा इसी गांव से, इसी घटना से संबंधित एक और समाचार सामने है, जिसमें समझ आता है कि नक्सलियों माओवादियों का जो समानांतर शासन है, प्रशासन है, वह लगातार कैसे इस क्षेत्र में बढ़ रहा है। पुलिस प्रशासन या जिला प्रशासन पूरी तरह से निष्क्रिय नजर आ रहा है। दरअसल जिस परिवार में माओवादियों ने 4 लोगों की हत्या की थी, उस परिवार को गांव छोड़ने की माओवादियों ने धमकी दी। इसके अलावा खेत में फसल नहीं काटने की भी धमकी दी थी। माओवादियों की इस धमकी का अक्षरशः पालन किया गया। जिनकी हत्या हुई थी उनके परिजन अभी तक अपने घर में नहीं लौटे हैं। उनकी जो फसल है खेतों में, वह पूरी तरह से खराब हो गई और नहीं काटी गई। और इस पूरे मामले में प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने कोई हस्तक्षेप नहीं किया। यह पूरी घटना इस बात की पुष्टि करती है कि कैसे इस पूरे क्षेत्र में माओवादियों का समानांतर शासन चल रहा है। दरअसल हम जिस लाल गलियारे की बात करते हैं, रेड कॉरिडोर की बात करते हैं, जो माओवादियों के आतंक के प्रभावित क्षेत्र की बात करते हैं, उसमें कई हिस्से ऐसे हैं जहां पर माओवादियों का समानांतर शासन चलता है। छत्तीसगढ़ का जो ताड़मेटला क्षेत्र है, जहां पर वर्ष 2010 में माओवादियों के द्वारा किया गया सबसे बड़ा आतंकी हमला इसी क्षेत्र में किया गया था। यह भी उन गिने चुने क्षेत्रों में माना जाता है जहाँ पे माओवादियों की उपस्थिति प्रशासन की उपस्थिति से अधिक मानी जाती है।
कुछ ऐसी स्थिति गया के बाघ बोरवा गांव में देखने को मिल रही है, जहां पे प्रशासन पूरी तरह निष्क्रिय है, ग्रामीण भयभीत है, माओवादियों की गतिविधियां अपने चरम पर हैं और आम लोग परेशान हो रहे हैं, आम वनवासी परेशान हो रहे हैं। इसके अलावा पुलिस की जो बिहार पुलिस की निष्क्रियता एक और जगह पर देखने को मिल रही है। भागलपुर में जिस तरह से पटरी में विस्फोटक प्राप्त हुए थे, उसके माओवादी आतंकी संगठन से कनेक्शन की जांच पूरी तरह से ढीली पड़ चुकी है। भागलपुर पुलिस इसमें कोई भी बड़ी कार्रवाई नहीं कर पाई है, कोई बड़ी जांच के निष्कर्ष को सामने नहीं ला पाई है। इसके अलावा बिहार में सुरक्षा बलों को एक सफलता हाथ लगी है। एक डॉक्टर है जो बीते 5 वर्षों से माओवादी आतंकी संगठन की सहायता कर रहा था, माओवादियों का उपचार कर रहा था, साथ ही उनके विस्फोटकों को भी लाना ले जाने का कार्य कर रहा था। उस डॉक्टर की गिरफ्तारी के बाद कई अहम खुलासे हुए हैं। माओवादियों के कई जो योजनाएं थी, जो उनके षड्यंत्र थे, उसके भी खुलासे होने की बात सामने आ रही है। इसके अलावा नक्सली जो कमांडर है राजन, उसका हार्डकोर सहयोगी है सुजीत पासवान, उसकी गिरफ्तारी की सूचना मुजफ्फरपुर से आई है। मुजफ्फरपुर के सरैया क्षेत्र से इसे गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा औरंगाबाद क्षेत्र में भी माओवादियों की उपस्थिति देखने को मिली है। औरंगाबाद से सुरक्षा बलों ने माओवादियों के द्वारा छिपाए गए विस्फोटक पदार्थ, बम, डेटोनेटर और कारतूस बरामद किए हैं। बड़ी संख्या में माओवादियों ने हथियार और विस्फोटक को छिपाकर रखा हुआ था। सुरक्षा बलों का यह अनुमान है कि किसी भी तरह से पुलिस और केंद्रीय सुरक्षा बलों को निशाना बनाने के लिए माओवादी इन हथियारों और विस्फोटकों को छुपाकर रखे हुए थे। छत्तीसगढ़ और बिहार के अलावा माओवादियों के दूसरे बड़े गढ़ झारखंड में भी माओवादियों के विरुद्ध सुरक्षा बलों को सफलता मिल रही है। हालांकि प्रदेश की सरकार माओवादियों को पूरी तरह से रोकने में या उनकी गतिविधियों को रोकने में असफल साबित हुई है, बावजूद इसके छोटी छोटी सफलताएं पुलिस को मिल रही हैं। खूंटी में 10 वर्षों से भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी में सक्रिय एक माओवादी को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार माओवादी की पहचान नामजंग सुरीन के रूप में हुई है, जिसके ऊपर तमाम तरह की माओवादी गतिविधियों में आरोप दर्ज हैं। इसके अलावा झारखंड में पुलिस मुठभेड़ में पीएलएफआई के एक माओवादी के मारे जाने की खबर सामने आई है। जो माओवादी मारा गया है उस पर 2 लाख रुपए का इनाम घोषित था और पीएलएफआई के माओवादी के मारे जाने के बाद पीएलएफआई जो संगठन है, माओवादी आतंकी संगठन है, उसके कमज़ोर होने की बात की जा रही है। इसके अलावा झारखंड में एनआईए ने माओवादियों पर नकल कसने के लिए अपनी जो जांच है उसको तेज कर दी है। 4 मामलों में जांच शुरू कर दी गई है। इसके अलावा कई ऐसे जो माओवादियों को हथियार पहुंचाने से लेकर तमाम तरह के जो मामले थे, उसमें एनआईए ने अपनी जांच को तेज कर दिया है। कई जगह पर छापेमारी की जा रही है और पूछताछ भी की जा रही है। इसके अलावा गुमला में पुलिस लगातार एक्शन में दिखाई दे रही है। वहाँ के कुख्यात माओवादी रविंद्र गंजू को पकड़ने के लिए माओवादियों के सुरक्षा बलों ने रात भर ऑपरेशन चलाया। जिला के एसपी भी इसमें लगे रहे और देर रात तक जंगलों के अंदर यह सर्च अभियान चला। हालांकि रविंद्र गंजू इसमें से भाग निकला इस सर्च अभियान के दौरान, वह पकड़ में नहीं आया, लेकिन सुरक्षा बल अभी भी उसे पकड़ने के लिए अपने प्रयास में जारी हैं और पूरे क्षेत्र में घेरेबंदी कर रहे हैं। इसके अलावा लोहरदगा में 50 किलो विस्फोटक बरामद हुआ है। बड़ी संख्या में विस्फोटक के बरामद होने के बाद सुरक्षा बलों को इस बात का अंदेशा है, इस बात की आशंका है कि क्षेत्र में माओवादी किसी बड़ी घटना को अंजाम दे सकते हैं। इसके अलावा धनबाद में जो कुख्यात माओवादी है कृष्णा हांसदा, उसकी तलाश में सीआरपीएफ सर्च अभियान चला रही है। कृष्णा हांसदा 15 लाख का इनामी कुख्यात माओवादी है और झारखंड में उसने कई माओवादी गतिविधियों को अंजाम दिया है। सीआरपीएफ लगातार उसको पकड़ने के लिए सर्च अभियान चला रही है और यह इस प्रयास में है कि जल्द से जल्द उसे पकड़ा जाए। इन सब के अलावा उड़ीसा से भी माओवादियों से संबंधित कुछ खबरें सामने आई हैं, जैसे मलकानगिरी में माओवादियों के द्वारा छिपाए गए विस्फोटक और हथियार जब्त किए गए हैं। बड़ी संख्या में माओवादियों ने विस्फोटक और हथियारों को छुपा कर रखा हुआ था।
इन हथियारों के जखीरा के सामने आने के बाद पुलिस पूरे क्षेत्र में सर्च अभियान चला रही है और उनको उम्मीद है कि इस तलाशी अभियान में और भी माओवादियों से संबंधित हथियार और विस्फोटक बरामद हो सकते हैं। इसके अलावा उड़ीसा के ही नुआपाड़ा में पुलिस और माओवादियों के बीच मुठभेड़ की खबर सामने आई है। मुठभेड़ के बाद माओवादी भाग निकले हैं। जिला पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार सुरक्षा बल के जवान इस पूरे क्षेत्र में सर्च ऑपरेशन के लिए निकले थे। इसी दौरान जंगल में पहले से उपस्थित माओवादियों ने सुरक्षा बलों को आते देख उन पर गोलीबारी शुरू कर दी। माओवादियों की तरफ से फायरिंग के बाद सुरक्षा बलों ने जवाबी गोलीबारी की और इसके बाद जवानों को भारी पड़ता देख माओवादी जंगल और पहाड़ की आड़ लेकर भाग निकले। इन सब के बाद तमिलनाडु में एक माओवादी ने आत्मसमर्पण किया है। माओवादी कर्नाटक की निवासी है, उसका नाम प्रभा बताया जा रहा है। इस माओवादी ने जिसने आत्मसमर्पण किया है उससे जुड़ी एक जानकारी यह भी सामने आई है कि हाल ही में उसके पति जो कि माओवादी आतंकी संगठन में सक्रिय था उसे पुलिस ने गिरफ्तार किया था। उसके बाद से ही कयास लगाए जा रहे थे कि प्रभा जल्द ही आत्मसमर्पण कर सकती है। कर्नाटक पुलिस को लंबे समय से प्रभा की तलाश थी और अंततः उसने तमिलनाडु में आत्मसमर्पण किया है। इन सब के अलावा केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने अपनी एक उपन्यास का विमोचन किया है। उपन्यास का नाम है लाल सलाम। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने बताया कि वर्ष 2010 में ताड़मेटला में हुए माओवादी आतंकी हमले में 76 सीआरपीएफ के जवान बलिदान हुए थे। उनसे प्रेरित होकर उन्होंने उस उपन्यास को लिखा है। दरअसल ताड़मेटला में जो घटना हुई थी वह आज तक देश में हुए सबसे बड़े माओवादी आतंकी हमले में से है। इस हमले में 76 सीआरपीएफ के जवान बलिदान हो गए थे, वीरगति को प्राप्त हो गए थे। इस घटना से जुड़ी तमाम तरह की बातें भी सामने आई थी। जब यह घटना घटित हुई थी उसके बाद ऐसी खबरें सामने आई थी कि दिल्ली स्थित जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में वामपंथी विचारकों, वामपंथ से जुड़े विद्यार्थी संगठन के लोगों ने जश्न मनाया था। हालांकि उस समय के दूसरे छात्र संगठनों ने इसका विरोध किया था और मीडिया में भी इस खबर ने सुर्खियां बटोरी थी। जिस समय यह आतंकी हमला हुआ था, माओवादियों ने इस आतंकी हमले को अंजाम दिया था। इस हमले के बाद पूरा देश स्तब्ध था। बावजूद इसके माओवादियों के विरुद्ध कोई बड़ी कार्रवाई नहीं की गई। यह थी माओवादियों की सप्ताह भर की गतिविधियां, उनसे जुड़ी सभी खबरें, साथ ही माओवादी आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच हुए मुठभेड़ की तमाम घटनाएं। इसके अलावा सुरक्षा बलों ने जिन ऑपरेशंस को अंजाम दिया, माओवादियों के उन्मूलन के लिए जिन अभियान को चलाया, साथ ही वो तमाम घटनाएं, वो तमाम खबरें जो माओवादियों से जुड़ी हुई हैं। नक्सलनामा में हम प्रति सप्ताह लेकर आते हैं माओवादियों से जुड़ी तमाम घटनाओं के बारे में। इसके अलावा हम माओवादियों के विषय पर आप अधिक जानकारी, अधिक खबर और अधिक विश्लेषण पढ़ने के लिए हमारी वेबसाइट thenarrativeworld.in विजिट कर सकते हैं। साथ ही हमारे सोशल मीडिया पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। हमें फेसबुक पर लाइक कर सकते हैं, ट्विटर पर फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हैं। अधिक जानकारी और विस्तृत खबर पढ़ने के लिए आप विजिट कर सकते हैं thenarrativeworld.in। इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद।